नमस्कार। धीरेन्द्र पुंडीर ऑफिशियल के इस खबरों में खबर के अंक में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। यूं तो तमाम खबरें आपको दिख रही होंगी, चर्चाएं दिख रही होंगी, लेकिन उनमें से जिन पर हम नज़र डालते हैं उन खबरों पर बात करते हैं। शुरुआत करते हैं पाकिस्तान के उस डोजियर की, जिस डोजियर में उसने अपने नुकसान को और बढ़ा चढ़ा कर बताया, यानी भारत की सेना ने उसको कितना नुकसान पहुंचाया है। ये बातें जितनी भारत सरकार के सैन्य अधिकारियों ने बताई या अलग तरीके से छन के आई, ये उससे भी कहीं ज़्यादा है। तो आपको लगता है बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स या अखबार या फिर यूट्यूबर्स, उनकी बड़ी हेडलाइंस होती है कि भारत ने तो बहुत ज़्यादा नुकसान किया और पाकिस्तान ने अब कबूला। लेकिन आपको नहीं लगता कि ये खास रणनीति का हिस्सा हो सकता है? भले ही वो रणनीति मूर्खतापूर्ण हो। उस पर एक कहानी मैं सुना सकता हूँ कि एक बार एक कोई चोर पकड़ा गया, बादशाह के सामने लाया गया। कोई इस तरह की कहानी थी कि आप ये बताइए कि आपका जुर्म इस तरह का है कि या तो आप प्याज खा लीजिए 100 या 100 जूते खा लीजिए। अब चोर को लगा कि यार शुरुआत ऐसा करते हैं, जूते खाने से बेहतर है कि प्याज खा लीजिए। तो उन्होंने प्याज पहले चुन लिया। अब उसने प्याज चुना तो प्याज खाने लगा। 1 2 4 5 आंखों से आंसू, मुंह की जलन, और आखिर में परेशान हो गया, चिल्लाया कि नहीं, मुझे जूते मारो, मुझे जूते मारो। लिहाजा उसको जूते मारने का आदेश दिया गया। 1 2 5 4 7 10 15 जूते लगते ही वो फिर चिल्लाने लगा, क्योंकि जूतों की चोट लगने लगी। कहने लगा कि नहीं नहीं नहीं, मैं फिर से प्याज खाऊंगा, मैं बची हुई प्याज खाऊंगा। वो फिर प्याज खाने चला गया। अब वो प्याज फिर वो 20-25 हुई, उसको फिर लगा कि अरे ये तो जलन हो गई, इससे अच्छा तो जूते थे। वो जूते खाने लगा, और इस तरह करके उसने 100 प्याज भी खाई और 100 जूते भी खाए। पाकिस्तान लगभग इसी पर जा रहा है। पाकिस्तान जूते भी खा रहा है और प्याज भी खा रहा है, क्योंकि उसने शुरुआत में जिस बहादुरी की मिसाल देने की कोशिश की, दुनिया के तमाम देशों को यह बताया कि साहब हमने तो भारत जैसी शक्ति को बिल्कुल हरा दिया है, उनको घुटनों के बल ला दिया। वो पाकिस्तान, वो जब भी जाके अमेरिका से उन्होंने कहा कि साहब हमारा युद्ध विराम कराओ, इस तरह की भाषणों के साथ उसने अपनी जनता को एक अंधेरे उसमें रखा। फायदा क्या हुआ कि जनता तो चलिए मान गई, सड़कों पे नाचने लगी। और पाकिस्तान की जनता को बहुत कुछ कहने की ज़रूरत नहीं, उनको सिर्फ ये कहना है कि इससे हिंदू भारत का नुकसान हुआ है, या इससे हिंदुओं को बहुत नष्ट हुआ है, या इससे मुसलमान ताकत बहुत दिखाई दी, तो वो उसी पे नाचने लगती है। वो भूखे प्यासे कटोरे हाथ में लेकर मांगते हुए भिखारियों की भीड़ इसी पर खुश होती है कि चलो उनका नुकसान हुआ, हमको फ़ायदा हुआ या नहीं। लेकिन अभी क्या हुआ? दरअसल पूरी दुनिया में जब भारतीय प्रतिनिधिमंडल अब वापस लौट रहे हैं, उस वक्त बिलावल भुट्टो और एक और प्रतिनिधिमंडल को पाकिस्तान ने विदेशों में भेजा है। तो पाकिस्तान अगर विदेशों में अपनी ताकत बताने की कोशिश करेगा, तो फिर जो भारतीय प्रतिनिधिमंडलों ने जो साफ किया, उसका आतंकी जो चेहरा है वो दुनिया के सामने रखा कि सेना में और आतंकियों में वहां सिर्फ सलवार और पैंट का अंतर है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। तो उसको कैसे काटेगा? लिहाजा जब आप किसी को पीटने में झूठ आपका सामने होने लगता है तो आप रोने लगते हो, आप विक्टिम कार्ड दिखाना लगते हो। पाकिस्तान की ये कोशिश एक विक्टिम कार्ड से ज़्यादा कुछ भी नहीं, और ये ऐसे वक्त में है जब भारत के प्रतिनिधिमंडल अब वापस लौट रहे हैं। तो पाकिस्तान की हालत तो मुझे लगता है उसी तरह से है। वो प्याज भी खा रहा है, जूते भी खा रहा है। तो लिहाजा आपको उस पर यह सोचने की ज़रूरत नहीं है कि भारत ने बहुत कम बताया। भारतीय सेनाओं ने या भारतीय इस बार की सैन्य बलों ने बाकायदा उसको रिकॉर्ड किया है, उसके फोटो दिए हैं। तो इसीलिए उनको ये मालूम है उन्होंने कहां कहां नुकसान पहुंचाया है, और उनको इस नुकसान को छुपाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। तो वो मुझे लगता है कि एक बड़ी वो है। और इसमें मैं आपको बता दूं कि भारतीय CDS ने फिर कहा है, एक बहुत साफ, अनिल चौहान जो उनके बयानों को लेकर विवाद भी हुआ, विपक्षों ने उसका इस्तेमाल किया, पाकिस्तान ने किया, लेकिन अभी उन्होंने कहा कि भाई पाकिस्तान ने 48 घंटे में भारत को सबक सिखाने की बात की, दम भरा था कि हम 48 घंटे में भारत के साथ लड़ लेंगे, और वो 8 घंटे में ही घुटनों के बल गिर गया। तो ये एक सेना का उनका आगे का है। और उन्होंने फिर अब उस बात को साफ किया कि जब पारी से जीतने पे ये मायने नहीं रखता कितने विकेट गिरे और कितनी गेंदें खेली। तो इसीलिए मुझे लगता है कि ये चीज़ उन्होंने नुकसान पर जो दावे को, जो नुकसान के दावों की आलोचना जो हो रही थी, उस पर खारिज करते हुए कहा है। लेकिन ये ज़रूर बताता है कि भारत सरकार ने युद्ध में एक जो लक्षित जो इच्छा थी उसको पूरा किया है।
इसके साथ साथ इसमें एक और बड़ी बात जो है, मुझे लगता है शशि थरूर इस चूंकि प्रतिनिधिमंडल वापस लौट रहे हैं, हम उसी पर बात करना चाह रहे हैं शुरुआत इसके ऊपर, तो कि उनको क्या हासिल हुआ। लेकिन इसी दौरान एक और बात मुझे शशि थरूर की याद आई, जो उन्होंने एक अपने अभी एक देश में बाकायदा प्रेस के जवाब में कहा कि सवाल ये नहीं कि अमेरिका जो दावे कर रहा है उसका क्या अर्थ है, क्योंकि भारत पहले से ही युद्ध को लंबा खींचना नहीं चाह रहा था। भारत ने अपने जो उद्देश्य हैं वो पहले से तय किए हुए थे और उनके पूरे होने के बाद वो युद्ध को बहुत लंबा नहीं ले जाना चाह रहा था, ना उसको ट्रेडिशनल युद्ध में जाना था। उसने अपनी जीत के लक्ष्य जो निर्धारित किए थे वो हासिल किए, और उसके बाद जैसे ही पाकिस्तान ने घुटने टेकने की शुरुआत की, हमने उनको मान लिया। ये एक अमेरिका को सीधे तौर पर जवाब है कि आपका कोई रोल नहीं, और बिना नाम लिए उन्होंने जिस शिष्टता के साथ ये जवाब दिया, इसको अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में मुझे लगता है एक बेहतर दांव कहा जाता है। अब इस प्रतिनिधिमंडल को जो 9 से 10 जून को वापस पीएम से जो मुलाकात होगी और उनके साथ जो बातचीत होगी, उससे पहले वो लौट रहे हैं। और अभी कल जो बहरीन और तमाम जगह गया था, वो विजय पांडा की अगुवाई में उसने विदेश मंत्री जयशंकर से मुलाकात भी की, और उन सब पर अब पूरा जो उन्होंने हासिल किया उस पर क्या है, एक छोटा सा अगर मैं उसको देखना चाहूं कि इन्होंने हासिल क्या किया है, तो मुझे लगता है कि जो व्यापक कूटनीतिक अभियान चलाया गया था उसका उद्देश्य क्या था, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पाकिस्तान को एक अलग थलग करना और एक आतंकी देशों के साथ आतंकी देश के तौर पर उसकी पहचान को स्थापित करना है। क्योंकि अमेरिकन नैरेटिव के चलते जो दुनिया के छोटे देश हैं, या जो जिनका वोट तो एक ही आएगा महासभा में अगर वो वोट करेंगे, लेकिन वो इतने दूर पर स्थित है, उनकी नजर में भारत पाकिस्तान एक जैसे दिखने लगे थे। और ये युद्ध जो है भारत की तरफ थोपा जाने लगा था कि भारत ने इसको शुरू किया है। इसको उन्होंने पूरी तरह काटा, और उन देशों में एक पैरेलल नैरेटिव, क्योंकि उन देशों का कोई डायरेक्ट रिश्ता इस तरह से नहीं है कि वो भारत पाकिस्तान के साथ अंतर करें या वो करें। तो मैं बार बार शुरुआत में भी आपको यही कह रहा था कि दुनिया के बहुत कम देशों में दूसरे देशों के बारे में जानने की बहुत कोई इच्छा होती है, जब तक कि उनके व्यापारिक या कूटनीतिक कोई वो ना मिल रहे हो, स्वार्थ ना मिल रहे हो, या कोई उनसे हासिल ना हो रहा हो। तो उसमें भारत का ये प्रतिनिधिमंडल जिन देशों में गया, इसने एक बहुत बेहतर मुझे लगता है कि हासिल की सफलताएं, एक तो पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय उस पर सब जगह उसका, एक दूसरा जो सबसे बड़ा काम हुआ, FATF से पाकिस्तान 2022 में जब बाहर आ गया था, उसके बाद से उसने जो उसका FATF से बाहर आने का मतलब उसकी ग्रेडिंग सुधर जाती है। वो जो अंतर्राष्ट्रीय जो लोन मिलते हैं वो मिलते हैं, उनका इंटरेस्ट रेट नीचे आ जाता है, वो इन्वेस्टमेंट जोखिम से निकल आता है, तो लिहाजा वहां कंपनियां पहुंचने लगती हैं। वापस FATF में डालने की जो बहस है वो दोबारा से शुरू हुई, और बहुत सारे देश इस पर भारत के साथ खड़े दिखे। बल्कि कोलंबिया का उदाहरण तो जीता जागता है, जिसने भारतीय प्रतिनिधिमंडल के साथ जैसी क्लैरिटी की गई, उसने पाकिस्तान को भेजा गया कंडोलेंस मैसेज भी वापस लिया उस तरह से। तो ये है, तो मुझे लगता है कि भारत का इसमें अपने कूटनीतिक दावों से काफी उसको भारत को सफलता मिली है। दूसरा यह है कि अगर हम इसको देखें कि इसका आगे लंबे समय तक क्या, क्योंकि भारत ने अपना ये राइट बरकरार रखा है कि अगर ऐसी कोई चीज पाकिस्तान भविष्य में करेगा तो हम उसको इससे भी बड़ा जवाब देंगे। ये क्लैरिटी देना और पाकिस्तान के पूरे सिस्टम को आतंकियों के बरक्स रखना, ये एक बड़ी कामयाबी है उन तमाम देशों में, उन देशों की मीडिया में, और मीडिया के माध्यम से जो जनमत बनता है उसमें एक बड़ी भूमिका भारत के इस प्रतिनिधिमंडल की रहेगी। दूसरा, जब भारत देश में आएगा तब उस पर जो राजनीति होगी वो तो एक अलग तरीके से होगी, लेकिन भारत ने, आपने देखा, मुझे कनिमोई का वो जवाब इतना खूबसूरत लगा जिसमें उसने कहा कि भारतीय भाषाओं की एकता जो है, विविधता में जो एकता है, वो बहुत ही खूबसूरत जवाब है। ये बताता है कि बहुत सारी चीज़ें हम जो उलट पुलट कर देखना चाहते हैं उनको एक नज़रिए से ना देखें। बाहर अगर आपके इन प्रतिनिधिमंडल के लोगों ने जिस तरह से सवाल जवाब दिए वो भारत की एक छवि को प्रस्तुत करते हैं। यहां तक कि कांग्रेस को तो अपने ही नेताओं पर सवाल उठाने पड़ गए जिनको अब जवाब देना होगा। शशि थरूर और सलमान खुर्शीद उनके निशाने पर हैं, और मेरी इसलिए भी सलमान खुर्शीद उनके निशाने पर है, मैं आपको इस पर हम लोग एक लंबा विश्लेषण कर चुके हैं, लेकिन मुझे उनकी एक किताब का जिक्र याद आता है। वो किताब जिसके जो पब्लिश हुई थी तो उस पर बड़ा हंगामा शुरू हो गया था। उसमें से उन्होंने ये कहा था कि अपनी किताब में लिखा था कि हिंदुत्व इस्लामिक स्टेट और बोको हराम जैसा है। तब उनकी
बहुत बड़ी आलोचना तमाम लोगों ने की, हम लोगों ने भी की, क्योंकि हिंदुत्व को बोको हराम या इस्लामिक स्टेट के बराबर रखना जो है निहायत ही एक दुष्कृति का कार्य है। इसको आप किसी सामान्य भाषा में सही शब्द या इक्विवेलेंस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो आतंकी संगठन जो गले काट रहे हैं, जो तमाम चीज़ें कर रहे हैं, उनको आप इक्विवेलेंट रख रहे हो। और भी कई सारी चीज़ें की थी, लेकिन उन्हीं को आपने देखा इंडोनेशिया में किस तरह से उन्होंने साफ गोई के साथ सारी बातें रखी, 370 हटाने पर रखा। यानी जब वो भारत के बाहर जाते हैं तो उनको बहुत सारे, मतलब इस तरह से मैं उन तमाम लोगों को कह रहा हूँ जो शामिल हुए। इसके अलावा एक कांग्रेस, यहाँ इस देश में सोचिए कि कांग्रेसी नेता किस नैरेटिव को बनाने में लगे हुए थे, और जिनको उम्मीद थी कि शायद उनके जो सांसद शामिल हुए वो, या जो उनके जो सदस्य उसमें शामिल हुए, वो भी इसी नैरेटिव को मानेंगे। जिसमें से एक कांग्रेसी नेता ने कहा था कि भला आतंकियों के पास इतनी फुर्सत कहाँ है कि वो लोगों को मारने से पहले मजहब पूछते। दरअसल ये वो लोग हैं जो वोटों के लिए, तुष्टीकरण के लिए जमीन के नीचे तक अपना सर घुसा सकते हैं, या जहां से इनको जो कहा जाए बेवकूफ़ी की पराकाष्ठा तक जाना हो तो वो भी जाया जा सकता है। स्पेन में कनिमोई से पूछा गया था कि भारत की राष्ट्रीय भाषा क्या है, तो उनका जवाब था एकता में अनेकता हमारी राष्ट्रीय भाषा है। इसके बाद आप समझ सकते हैं कि सामने वाले जिस एजेंडे के साथ वो सवाल कर रहा था और उसने कनिमोई से सवाल किया था, ये सब फीडिंग कहाँ से आई होगी। ये इकोसिस्टम जो भारत का, जो एक भारत के खिलाफ लंबे समय से तैयार हो गया, वो ही इकोसिस्टम इस सब का वो देता है। तो मुझे लगता है कि ये एक ऐसा जवाब था जिसने चुप किया, और आपके अंदर भी इस बात की शक्ति दी है कि आपको जो राष्ट्रीय मसले हैं और घरेलू मसले हैं, उन सब के बीच में एक अंतर मुझे लगता है आना चाहिए। अब 9-10 जून को जब होगा तब हम लोग देखेंगे कि क्या होता है उसमें, और किस तरह से वो अपना प्रधानमंत्री मोदी इस पूरे मंत्रिमंडल का जो भी एक इनपुट है और उसके बाद क्या कहते हैं, मुझे लगता है वो भी एक अच्छा नैरेटिव होगा। और इसमें एक और पीएम मोदी जो है 6 को जो दुनिया के सबसे ऊंचे चिनाब पुल की जो वो देंगे। इसमें सबसे बड़ी बात यही है कि आप सीधे तौर पर श्रीनगर के साथ बाकी देश का हिस्सा जुड़ जाएगा। ये पुल की आपने बहुत सारी विशेषताएं सुन ली होगी, तो लिहाजा मैं उनको दोहराना नहीं चाहता, क्योंकि कल से तमाम चैनलों पर वही सब चल रहा है। लेकिन जो चीज़ मैं आपको कह रहा हूं कि वो एक बड़ी खबर यह है कि लश्कर और हिजबुल के लिए काम करने वाले 3 सरकारी कर्मचारियों को बर्खास्त किया गया है, उनको सरकारी सेवा से हटा दिया गया है। और ये बात इसलिए ज़रूरी है इस पर बात करना, क्योंकि ये पिछले कुछ समय से जो मैंने कश्मीर को, मैंने आपसे बहुत बातचीत में जब करता हूँ तो बताता हूँ कि मैंने 2005-06 से कश्मीर को कवर करना शुरू किया। वहाँ के टेररिज्म को देखा, वहाँ की सामाजिक संरचनाओं को देखा, और कश्मीरी पंडितों के निकलने के बाद उनकी पीड़ाओं को उस पर देखा। वो समानुभूति से तो नहीं हो सकती, हम लोग सिर्फ सहानुभूति देख पा रहे हैं। वो समानुभूति उन्हीं लोगों को होती है जिनको इस तरह उजाड़ दिया गया हो। तो इस देश ने तो वो परंपरा खो दी है कि समानुभूति कर सके। तमाम सनातन के अंदर समानुभूति का तो जो एक कैरेक्टर है उसी को नष्ट करने के लिए तो इतिहासकारों ने इतनी मेहनत की, वामपंथियों ने, और जिसका उनको नतीजा वो मिल रहा है, फल मिला। तो मैं ये बता दूं, जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों की गतिविधियों में संलिप्तता या उनके समर्थन में एक इनाम मिलने लगा था। उन लोगों को एक ताकत मिलती थी, और जो भारत के पक्ष में थे भी, तो उन्होंने देखा कि किस तरह से भारत सरकार एक आतंकी हत्यारे, नृशंस हत्यारे यासीन मलिक से हाथ मिलाती है, जो भारतीय वायुसेना के अधिकारियों का हत्यारा है, सबके सामने किया हुआ, उससे आप हाथ मिला रहे हो। इस देश का प्रधानमंत्री मिलता है, तो आप उससे क्या उम्मीद करते हो कि वो लोग जो भारत के लिए बात करने की हिम्मत भी जुटा रहे होंगे, उनकी हिम्मत थी क्या वो भारत के लिए एक शब्द बोल सकते थे? और धीरे धीरे ये स्टेब्लिश हो गया था पूरी घाटी में कि जो जितना भारत का विरोधी है उसको उतना ही भारत की सरकारों से इनाम इकराम मिलेगा, उसको ताकत मिलेगी, सम्मान मिलेगा। लेकिन जब से 2000 हम लोग उससे देख रहे हैं, 2019 के बाद तो ये बहुत ताकत के साथ किया गया है। पिछले कुछ समय में 75 से अधिक सरकारी कर्मचारियों को सेवा से बर्खास्त, क्लियर कट, जो आतंकियों के सीधे रिश्तेदार, सगे परिवार, उन सबको नौकरियां दी गई बुला के,
शिक्षण संस्थाओं में जमात के लोगों की इतनी बड़ी भर्ती की गई कि सिर्फ एक मैसेज चलता था किसी भी हड़ताल के लिए, किसी भी धरना प्रदर्शन के लिए, और तमाम टीचर स्कूलों में अपने बच्चों को लेकर सड़कों पे आ जाते थे। वो जहरीला एजेंडा, और उनकी सैलरी कौन देता था? भारत की जनता, आपकी जेब से, मेरी जेब से। अपने आप को कत्ल कराने के लिए पैसे आप वहां तक भेज रहे थे, वो सब था। अब भारत में 3 जून को जो है फिर 3 और लोग निकाले हैं। ये लश्कर तैयबा हिजबुल मुजाहिदीन के साथ इनके संबंधों के आधार पर बर्खास्त किया गया। इसमें मलिक इसहाक नशीर है, जो जम्मू कश्मीर पुलिस में चैन ग्रेड में कांस्टेबल था। इस पर पाकिस्तान स्थित आतंकी समूहों के लिए हथियार, विस्फोटक को मादक पदार्थों की तस्करी में शामिल होने का आरोप है। आप मान लीजिए कि पुलिस का एक सिपाही है, तो वो क्या कर रहा होगा, वो किस तरह की चीजें दे रहा होगा। तो मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा हुआ, और इसने सुरक्षित स्थानों को सामग्रियों की आपूर्ति की, और जीपीएस निर्देशक भी, जो जीपीएस के कोऑर्डिनेट है, वो भी साझे किए। आप ये सोच रहे होंगे ना कि आखिर आतंकी इतना ज्यादा एक्यूरेट जगह पर पहुंचते कैसे हैं? तो उसमें इस तरह के लोगों की। दूसरा एजाज अहमद है, स्कूली शिक्षा विभाग में शिक्षक है, हिजबुल मुजाहिदीन के लिए हथियार और मादक पदार्थों की तस्करी में सहयोग है, पाकिस्तान में स्थित एक आतंकी के साथ सीधे संपर्क में थे, कश्मीर और उसके निर्देशों पर काम करते थे। एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में वसीम अहमद खान है, जूनियर असिस्टेंट। ये सुजात बुखारी जो पत्रकार था, 2018 में हत्या हुई थी, और वो काफी वेल नोन पत्रकार था, वो जो है उसको साजिश में शामिल था, और मतलब नाम आया, और वो उस समय गिरफ्तार भी किया गया था। मतलब आप सोचिए, गिरफ्तार जेल में है वैसे तो, और इन सबको अलग अलग में, इनको अब बर्खास्त किया गया। तो इतने इन्होंने कितना लंबा नुकसान, सवाल ये नहीं कि जो घटनाएं हुई हैं, सवाल ये है कि विश्वास को नुकसान, यानी भारत सरकार में विश्वास को कितना बड़ा नुकसान पहुंचाया गया होगा। ये 311(2)(c) का एक फैसला होता है, इसमें सरकार जो है सीधे बिना जांच की सेवा के समाप्ति की अनुमति देता है। ये भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन का उनको राइट है। क्या ये आतंकियों को इकोसिस्टम तोड़ने में सहायक है? आपका सवाल ये उठता होगा कई बार। तो मुझे लगता है कि ये सबसे ज़रूरी काम है, और ये नेटवर्क को मजबूत करता है, क्योंकि जो रीच है आतंकियों की वो कम होती है। तो मुझे लगता है ये सख्त है, और इसको लगातार जारी रहना चाहिए, इसको आप रोक नहीं सकते हैं। अब हम लोग एक अगली खबर की ओर चलते हैं। एक और जासूस पकड़ा गया, वैसे तो इस पर भी जा सकते हैं। हाँ, G7 में प्रधानमंत्री मोदी को नहीं बुलाया गया, इस पर बड़ी चर्चा हो रही है, और विपक्ष, मतलब खासतौर से सबसे ज़्यादा चिंता हुई है कांग्रेस को। कांग्रेस ने, और संजय राउत तो आप जानते ही हैं, संजय राउत अगर नहीं बोलेंगे तो कई बार लगता है कि कहीं सरकार ने कोई ऐसा फैसला तो नहीं कर दिया जो उसके खिलाफ हो, या देश के खिलाफ हो, या आम जनता के खिलाफ हो। क्योंकि वरना तो संजय राउत जरूर आवाज़ उठाते। अगर सही फैसला होगा तो संजय राउत बिना उसके आवाज़ क्यों नहीं उठाते? तो उन्होंने आवाज़ उठाई। ये लगभग जब प्रधानमंत्री मोदी 2019 से इसमें जाना शुरू हुआ था, और उसके बाद बहुत दिनों बाद ऐसा हुआ है कि उनको G7 में नहीं बुलाया गया। चूँकि ये कनाडा में हो रहा है, कनाडा में आपके साथ जिस तरह के अब रिश्ते हैं, उसको देखते हुए ये बहुत उम्मीद भी नहीं थी। और ये 2019 से लगातार, मतलब ये बहुत अरसे बाद ये पहला मौका होगा, तो इस पर विपक्ष मुझे लगता है कि इस तरह के हल्ले ज़रूर मचाएगा, लेकिन ये बात बहुत ज़्यादा असर नहीं करेगी, और इस पर मुझे लगता है कि जवाब जल्दी मिल जाएगा। ये इसको हम लोग ब्रिक्स सम्मेलन के साथ नहीं जोड़ते हैं। तो ठीक है, ये एक हल्ला आपने सुना होगा, इस पर अभी हो सकता है कि बयान दें, उनको तो अपमान दिख रहा है। अगर वो बुला लेते तो उसमें सम्मान नहीं दिखता, लेकिन नहीं बुलाया, इसमें अपमान दिखेगा। तो ये एक वो है। एक जो बड़ी खबर मुझे लगता है वो ये है कि भारत के टुकड़े करने की धमकी देने वाला जो आतंकी था जैश का, वो मारा गया पाकिस्तान में। अभी वो जैश के कमांडर ने, उसने बाकायदा कहा था कि भारत के टुकड़े कर देंगे और ये कर देंगे। अब कहा तो जा रहा है, कोई कह रहा है कि हार्ट अटैक हो गया, और किसी ने कहा कि वो अज्ञात हमलावर जो हैं, वो जो अचानक निकलते हैं किसी धुंध से और फिर धुंध में चले जाते हैं, बस छोड़ जाते हैं पाकिस्तान के उन आतंकियों की लाशें जो भारत के खिलाफ नुकसान पहुंचाने के इरादों में जुटे रहते हैं। तो मुझे लगता है कि ये एक और उसी का एक कारनामा हो सकता है। पाकिस्तान के हम लोग अगर देखें, जब से ये वाला एपिसोड शुरू हुआ पहलगाम की, उसके बाद शुरू हुआ है, तो भारत ने अब अगर देखेंगे तो जासूसों के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई शुरू की है। अब कल जो है गगन गिल मिला है।
2025 के बाद अलग अलग जगह घुसे हुए ये भारतीय जो समाज है उसके अंदर घुन की तरह घुस चुके थे और कोई सिस्टम सफाई नहीं करना चाहता था। और आप चाहे गंदगी, आपका घर के ऊपर कितना भी खूबसूरत कालीन डाल लीजिए, अगर आप वहाँ सफाई नहीं करते हैं तो वो कूड़े का ढेर इकट्ठा होता चला जाता है और आखिर में आप देखेंगे कालीन ऊपर उठने लगता है या कालीन जर जाता है। तो उसी तरह से हिंदुस्तान का जो रक्षा जो सिस्टम है, जो डिफेंस का मैकेनिज्म है, भले ही आपको सीमाओं पर मजबूत होता हुआ दिख रहा था, लेकिन ये दीमक अंदर से उसको खा रही थी। इस बार उन पर कार्रवाई होती हुई दिख रही है और ये कार्रवाई निरंतर चलनी चाहिए। मैं इसमें इसलिए कह रहा हूं 10 मई 2025 के बाद जो बड़ी कार्रवाइयां हुई, हालांकि 14 से ज़्यादा, 15 से ज़्यादा उस समय हिरासत में लिए गए थे, लेकिन मैं कुछ नाम सिर्फ इसलिए क्योंकि हम लोग खबर पर बात कर रहे हैं, उसका डिस्कशन कर रहे हैं, तो उसमें है गगनदीप सिंह, ये तरन तारण पंजाब से है। भारतीय सेना की तैनाती और राजनीतिक रणनीतिक स्थानों की संवेदनशील जो जानकारियां उनको दे रहा था, उसके संपर्क खालिस्तानी नेता गोपाल सिंह चावला से। आपने देखा होगा हाफिज सईद के साथ खड़ा हुआ वो गोपाल सिंह चावला, जो अफगानिस्तान में किस तरह श्री गुरु ग्रंथ साहिब के जो इस तरह से लेके आना पड़ा, उसको ये समझ में नहीं आया कि क्या आतंकी गतिविधियां होती हैं पाकिस्तान में, किस तरह से जो खासतौर से सिख समुदाय की बेटियों को भी उसी तरह से किडनैप करके उनका ज़बरदस्ती विवाह, उसको लिए नहीं, उसको इसमें था। और गगनदीप सिंह किस तरह से खतरनाक था, आप इसको इस तरह से देखिए कि वो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से जुड़ा हुआ था और ट्रांसपोर्ट से जुड़ा हुआ था और वो भारतीय सेना को जिस तरह के ट्रक्स और उन सब की जरूरी आपूर्ति की ज़रूरत पड़ी थी बॉर्डर्स पे, उन सब के मूवमेंट भेजता था, उन सबको ट्रैक करके, और उसी आधार पर ये एक सोशल मीडिया के माध्यम से भेजा जा रहा था। उसी माध्यम पे वो लोग ये एनालिसिस करते थे कि ये तैनाती आखिर जा किस तरफ रही है। तो ये बहुत ही घातक वो है, आप इसको हल्के में मत समझिए। और उसको 10 से 15 हज़ार के करीब सूचनाओं पर मिलता था, जो अभी तक की जानकारियां हैं। एक कासिम और हसीन, आपको मालूम है, दोनों सगे भाई पकड़े गए थे। इन लोगों ने पाकिस्तान की यात्रा की थी और जानकारी दी थी। इसके अलावा शकूर खान राजस्थान में, जो राजस्थान के पूर्व मंत्री सालेह मोहम्मद का निजी सचिव था, उसको अरेस्ट किया गया था। इसके अलावा मोतीराम जाट, जो केंद्रीय सीआरपीएफ का था, सहायक उपनिरीक्षक, इसको गिरफ्तार किया गया। शहजाद उत्तर प्रदेश से उठाया गया, जो रामपुर के लिए था। और ज्योति मल्होत्रा, आपको मालूम है अभी भी वो है, उस पर बहुत ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये विभिन्न पेशेवर पृष्ठभूमियों से जुड़े हुए लोग हैं, जो पाकिस्तान की इस बात की तरफ इशारा करता है कि वहाँ की एजेंसी हिंदुस्तान में बहुत माइन्यूटली सामाजिक परिवर्तनों को देखती है, जो आर्थिक आधार पर लोगों के अंदर आ रहे हैं परिवर्तन, उनकी महत्वाकांक्षाएं जो लीगल इच्छाओं से या मेहनत से आगे जाती हैं, उन सब को छांट कर वो कर रहे हैं। ये एक, मुझे लगता है कि एक लंबा अभियान है जिस पर बात होनी चाहिए। और एक जो हम लोग करना चाहते हैं कि जेएनयू में, एक छोटी सी खबर है, लेकिन जेएनयू में अब कुलपति नहीं होंगे, यानी जेएनयू जो इतनी सारी विरासतों, अब उसका नाम कुलगुरु कर दिया गया है। तो मुझे लगता है बहुत सारे शायद वामपंथियों को अपनी डिग्री लेने में दिक्कतें पेश आएंगी, क्योंकि वो कुलगुरु लिखा हुआ शब्द, जो संस्कृत का इतना खूबसूरत शब्द है, उसको कैसे लिया जा सकता है। और ये जेंडर न्यूट्रल शब्द भी है, तो वो इसको ये भी कह सकते हैं कि किस तरह से अब देखिए जेएनयू में, मतलब भारत में किस तरह से जो है जेंडर न्यूट्रलिटी की जा रही है। बताइए, ये कोई मतलब है? महिलाओं के प्रति अन्याय हो रहा है और ये तमाम चीज़ें इस तरह की होंगी। ये सिर्फ एक छोटी सी खबर है और इसको एक उसी तरह से लिया जाना चाहिए। लेकिन महाराष्ट्र में पहली कक्षा से बुनियादी सैन्य प्रशिक्षण देने की एक खबर आई है कि वो सरकार इसकी तैयारी कर रही है। तो मुझे लगता है ये भारत को बहुत लंबे समय से इस पर किया जाना चाहिए था। भारत को ये फैसला बहुत पहले लेना चाहिए कि वो तमाम लोगों को सैन्य प्रशिक्षण दिया जाए, ऐसा, क्योंकि वो लोग जिस तरह से अब हम सड़कों पर आतंक, जो एक गुंडे बदमाश हाथ में सिर्फ तमंचा लेकर वो शुरू कर देते हैं और तमाम पूरा देश खामोश एकदम बैठ जाता है, वो मुझे लगता है कि उसके लिए ये बहुत ही ज़रूरी है कि हर आदमी के पास इतनी तैयारी तो हो कि वो इससे निपट सके। ये इसमें भारत में, महाराष्ट्र में पहली कक्षा से बुनियादी प्रशिक्षण दिया जाएगा। स्कूली शिक्षा मंत्री दादा भूसे ने कहा कि बच्चों में देशभक्ति, अनुशासन की भावना और नियमित शारीरिक व्यायाम की आदत को बढ़ाने के लिए ये किया गया है। मंत्री भूसे ने बताया कि जिला परिषद के 48 शिक्षक सिंगापुर में गए थे और उनमें देखा कि राष्ट्र प्रथम की भावना विकसित की जाती है और यही
संकल्पना लागू की जा रही है। मेरा मानना है कि आप कहीं से लाएं, लेकिन अच्छी अगर आपको सूचनाएं मिलें, अच्छे वो आदतें आप दे सकें, तो वो आपको कहीं से भी लें, आपको ले लेनी चाहिए। तो ये अगर उनको लगता है कि सिंगापुर के मॉडल से वो प्रभावित हैं, तो मैं उसको मान लेता हूं कि वो एक अच्छी वो है। एक बड़ी खबर और है, कल मैंने आपको एक बिजनौर की एक खबर बताई थी कि किस तरह से जो जिला वो नजीमाबाद में सहारनपुर द्वितीय की मुख्य प्राथमिक स्कूल अध्यापिका ने स्कूल के मुख्य द्वार पर हिंदी और उर्दू में नाम लिखवा दिया, पूरा का पूरा उर्दू में नाम लिखवा दिया। इस तरह की कोई भी अधिक सूचना नहीं थी, अधिक ज्ञान नहीं थी, लेकिन उसने कर दिया। और उसके बाद उन तमाम, चूंकि उसमें मुस्लिम बाहुल्य इलाके में वो स्कूल है और तमाम टीचर्स उसमें मुस्लिम्स हैं, फिर उसके बाद उन्होंने फोटो खिंचवाया उस उर्दू के सामने, उसको वायरल किया। तो जब ये खबर छपी तो उसके बाद, हालांकि उस समय तो जिला बेसिक अधिकारी कह रहे थे कि नहीं वो दिख नहीं रहा या उस तरह से, लेकिन बाद में उन्होंने इस पर निलंबन पत्र भेज दिया, निलंबित कर दिया उसको, जो उसकी मुख्य अध्यापिका थी रफत खान को। कहा कि ये निलंबन पत्र में स्पष्ट किया गया कि स्कूल के बाहर में और भीतर उर्दू का नाम लिखवाने का मामला सोशल मीडिया पे वायरल होने के बाद उन्हें प्रथम दृष्टया दोषी पाते हुए निलंबित किया गया है। दरअसल इस तरह से आप जिस तरह की घटनाएं इस तरह की होती हैं, ये सवाल खड़ा करती हैं कि क्या आपने अधिकारियों से अनुमति ली, क्या इस तरह की कोई ज़रूरत थी। तो वो मुझे लगता है कि एक और बड़ी वो है। एक और मैं खबर पर छोटी सी, मतलब वो आपको पता तो है, लेकिन मुझे लगता है कि सबसे बड़ी बात आपको याद होगा कि रोम कब तक रोम रहा, या रोम कहाँ तक रोम रहा। जहाँ तक सड़कें जाती थी, जहाँ तक सड़कें रहीं, तब तक रोम रहा। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने एक और बड़ा काम कर दिया है। सबसे ज़्यादा एक्सप्रेस स्ट्रेट तो हो ही गया है, वहाँ 6 एक्सप्रेसवे हैं, बहुत बड़े एक्सप्रेसवे हैं और वो बन रहे हैं। एक और बड़ा एक्सप्रेसवे, और सबसे बड़ी बात है कि ये फिर वही धार्मिक, जो कोई शख्स भारत को अगर शक्ति की बात करता है, भारत को ताकत देने की बात करता है, तो उसको इसकी धार्मिक जो चेतना है उसके साथ समन्वय करके ही उस आर्थिक सुधार को भी ऊपर ले जाया जा सकता है। मेरठ में जो ये गंगा एक्सप्रेसवे बना है, ये सीधा आपको इलाहाबाद तक जोड़ता है मेरठ से। तो जो यहाँ से है हरिद्वार से जोड़, अब ये हरिद्वार से जुड़ गया। आप सोचिए, हरिद्वार से एक जगह से कुंभ के दूसरी जगह तक आप एक्सप्रेसवे में जाते हैं और आपका जो अब तक 2 दिन लगने वाला समय था वो महज 10 से 12 घंटों में सिमट जाता है। तो ये यात्रा कितनी होगी, क्योंकि लोग दरअसल आप जब अपने देश के बारे में कब जानते हैं, मैं इस पर एक छोटा सा, हालांकि ये लंबा अब वीडियो होने जा रहा है, लेकिन मैं उसको वहीं कोशिश करूंगा कि वहां रोकें। देशाटन और तीर्थाटन दोनों में अंतर किया जाना जरूरी है। आप अगर ये समझते नहीं हैं कि तीर्थाटन क्या है और देशाटन क्या है, तब आपके अंदर ये इस तरह के सवाल उपड़ते हैं कि यार वो क्यों कर रहे हैं, धर्म के साथ इतना ज़्यादा है कोई सरकार। दरअसल तीर्थाटन तीर्थों के लिए किया जाने वाला है, देशाटन वो है जो देश के अंदर घूम के, और ये भारत की शिक्षा व्यवस्था का एक हिस्सा था, शिक्षा परंपरा में था कि जब विद्यार्थी गुरुकुलों में पूरा कर लेते थे अपनी शिक्षा, तो फिर वो मुख्य शिक्षक के साथ इस देश को घूमकर ये समझते थे कि वहां क्या क्या लोगों का आचार विचार व्यवहार और भाषा है। तो वो उससे कोई अलगाव नहीं, उसके साथ जोड़ना, साझा अनुभव पैदा होना। भारत में सिर्फ तीर्थाटन बच गया था, यानी तीर्थों पे, और तीर्थों पे कौन जाता था कि भाई माँ बाप, क्योंकि जो एजुकेशन है उसने तो ये बता दिया था कि ये तो ढोंग है, मतलब हिंदू परंपरा ढोंग है, क्योंकि पर्दा प्रथा बुनियादी पिछड़ापन है। लेकिन बुर्का नकाब ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, मैं कोई हिंदू मुस्लिम के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं आपको सिर्फ एक पैरेलल नैरेटिव देने के लिए कह रहा हूं। मुझे अगर उसमें कोई रेशियल डिस्क्रिमिनेशन नहीं दिखता तो मुझे किसी से कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जब आप उस घटना की या परंपरा की तह में जाते हैं और आपको ये लगता है कि ये किस लिए है, तब आपको उससे सवाल खड़े होते हैं। तो जो पर्दा प्रथा आई थी वो तो आपको मालूम है किस तरह आई थी। जो इस्लामिक हत्यारे, मर्डरर और जो इन्वेडर थे, उन लोगों ने जिस तरह से महिलाओं को माले गनीमत समझ के 6 साल की बच्चियों को और 8 साल की बच्चियों, 9 साल की बच्चियां और तमाम लोगों को, औरतों को 45 साल 55 साल सबको ले जाकर जो मंडियों में औरतों को गुलामों की तरह बेचा गया दुनिया की मंडी में, उससे बचने के लिए धीरे धीरे, आपको याद होगा मथुरा का वो जो एक सूबेदार था जो जिस तरह से महिलाओं के चेहरे देखकर उठाकर उनको हरम में ले जाता। ये कोई कहानियां, इनको जानबूझ के कहानियों में तब्दील कर दिया, जबकि ये तो वाचिक परंपरा में आ रही थी ना, श्रुति परंपरा में थी। क्योंकि आपके पास वो जो आप उसमें आपकी लाइब्रेरीज तो जला दी गई थी,
कोई ऐसा तो था नहीं। तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ा है। इस एक्सप्रेसवे पे फाइटर प्लेन उतर चुके हैं। ये लंबाई में देश का तीसरा सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे है। जो मुंबई वाला है 1350 किलोमीटर, उसके बाद दूसरा मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे 700 किलोमीटर, और अब ये 650 किलोमीटर के करीब होगा। ये एक बहुत बेहतर फिर योगी की एक देन यूपी को माना जाएगा। तो मुझे लगता है कि ये भी एक अच्छी वो है। और अगर हम लोग वापस जाते हैं, एक और बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है, वो चल रही है, जो मैंने कल भी किया था, उसको भी मैं करके ख़त्म करता हूँ। आपको मालूम होगा कि किस तरह से वहाँ जो इस समय बांके बिहारी मंदिर को लेकर विवाद चल रहा है। साहब सेवायतों पर मैंने आपको कल ही बताया था कि किस तरह से वो कोई उनका धर्म के प्रति लक्ष्य नहीं, वो कोई धार्मिक व्यक्ति के तरफ विरोध नहीं कर रहे, वो लालचियों से भरे हुए उन लोगों का जिनको ये लगता है कि साहब ये भगवान के वो ठेकेदार हैं और ये उनके भगवान हैं, यानी वो मूर्ति उनके लिए है, वो विग्रह उनका विग्रह है, और वो उसका जितना चाहे पैसा वसूल सकते हैं, जितना चाहे वो करें, और बाकी तमाम लोग जो यानी भक्त हैं, श्रद्धालु हैं, वो कुछ नहीं है, उनका कोई रिश्ता नहीं है। तो उस पर वो अलग अलग तर्क दे रहे थे कोर्ट में। कल हेमा मालिनी चूंकि वहाँ से सांसद है, तो साहब उन्होंने कहा कि सबको मुआवजा दिया जाएगा। अधिकारी कमिश्नर उसको ये माना है डीएम ने कि वो दोबारा वो करेंगे कि उसको जो है दोबारा से उसके बारे में वो किया जाएगा, सर्वे किया जाएगा। वही सारी लड़ाई वही है कि साहब वहाँ उनको रहने दिया जाए। आम आदमी की सुविधा की बजाय आम आदमी मर जाए, गर्मी में मरे या सर्दी में आके मरे, बस उनको इससे कोई मतलब नहीं। अब एक और बड़ी खबर वो जो है, आपको जब मैं गया था वहाँ कई बार, चूंकि मैं तो बहुत बार जाता रहा हूँ, तो वहाँ सबसे बड़ी बात आपको होगी कि वहाँ आप जैसी गाड़ी पार्क करेंगे, अचानक एकदम आपके पास आके साहब सीधे दर्शन करेंगे। सब सीधे दर्शन करना है, सीधे दर्शन करना है। यार भगवान के दर पर लाइन में लग के भी दर्शन करने आया, वो तो दर्शन करने आया होगा ना। लेकिन फिर आपके जहन में सीधा एक रिपोर्टर का सवाल उठता है कि भाई तुम कैसे करा सकते हो, वहाँ हजारों की भीड़ है। तो फिर वो अपनी फीस बताता है, तो वो फीस कैसे होगी? कोई तो अंदर होगा, वो वही होंगे जो वहाँ काम करते हैं। तो ये जो एक तरीका है, इसमें एक बड़ी अच्छी खबर आज छपी है कि बाउंसर जो है ठेका लेते हैं इस पर। मतलब ठाकुर जो इस समय बिहारी जी के दर्शन हो रहे हैं, उस पर एक फेसबुक इंस्टाग्राम पे रोहित ठाकुर माधव बाउंसर ग्रुप के नाम से एक पेज बना हुआ। इस पेज पे बिना धक्का मुक्की ठाकुर बांके बिहारी और ब्रज के मंदिरों के दर्शन करने का प्रचार किया गया। ये जब इस पर नंबर पे ये रिपोर्टर ने बात की, चूंकि ये दैनिक जागरण की उस पर था, रिपोर्टर ने बात की, तो उन्होंने बताया कि 6 जून को ग्वालियर से 6 लोग दर्शन करने आ रहे, उन्हें वीआईपी दर्शन कराने हैं। तो उन्होंने कहा 6 लोगों के लिए 4 बाउंसर लगाएंगे, हर एक बाउंसर के लिए 1000 रुपया देना होगा। वीआईपी दर्शन करने के 200 रुपये प्रति श्रद्धालु अलग करेंगे, यानी वीआईपी दर्शन कराने के 5200 रुपये देने होंगे। प्रति महिला बाउंसर 1200 रुपये, बंदूकधारी बाउंसर का रेट 1600 रुपये है। अब ये बात चूंकि एसएसपी का कहना, उनको तो मालूम नहीं है, उनका वर्जन इसमें है, लेकिन ये बात आपने फोटो छपे हुए देखे होंगे। मैंने भी कल एक आदमी का देखा है कि उसके साथ 2-3 बाउंसर और वो सब, तो लगा कि इतने सारे बाउंसर ये आ कहाँ से रहे हैं। तो ये सब चीज़ें आपको बता रही हैं कि जो भी सुधार की कोई गुंजाइश होती है उसको इस तरह रोका जाता है। और इसमें अगर आपको लगता है कि वो जो लोग हैं वो धर्म के साथ, तो उनका धर्म के साथ कोई रिश्ता नहीं, उनका सिर्फ अर्थ से रिश्ता है, धर्म से उसका कोई रिश्ता नहीं है। ये इसका ठेका लेकर, और ये सब जगह है, बांके बिहारी मंदिर में लंबी लाइनें लग रही, धक्का मुक्की हो रही है, हालात बिगड़ रहे हैं। लेकिन अब इस तरह के लोग जो है, बाउंसरों को कुछ फोटो भी दिए गए हैं, वो देख सकते हैं। और वीआईपी दर्शन के लिए 100 रुपये की पर्ची कटती है। मुझे लगता है कि वीआईपी दर्शन एक ऐसी प्रथा है जो कम से कम इस देश के मंदिरों के लिए तो बंद होनी चाहिए। जिसको दर्शन करने हो, जिसके पास समय हो, वो जाए, नहीं तो उसको ज़रूरत नहीं है। वीआईपी बन के दर्शन कराने की परंपरा तो सभी मंदिरों में बंद होनी चाहिए। इस परंपरा के खिलाफ हूँ। अगर आप दर्शन कर सकते हैं तो सिर्फ एक ही श्रेणी बन सकती है कि जो अशक्त हैं, बीमार हैं और बुजुर्ग हैं, अगर उनका कोई निश्चित तौर पर है। इसके अलावा बाकी चाहे वो देश के प्रधानमंत्री क्यों ना हो और या एक भिक्षुक, वो लोग लाइन में खड़े होकर दर्शन करें तो ज़्यादा भगवान को अच्छा लगेगा, ऐसे मुझे लगता है। खैर आज मैं चूँकि ये वीडियो बना रहा हूँ, आपके सवालों के जवाब नहीं ले पा रहा हूँ, इसीलिए फिर जब रात को हम लोग संवाद में मिलेंगे तो मुझे उम्मीद है आपके सवाल होंगे। आज के लिए इतना ही, लेकिन सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और एक मिनिमम जो हम लोगों ने लक्ष्य तय किया हुआ है उससे ऊपर ले जाने में मदद कीजिए। नमस्कार।